तो दूसरी बात बाद में आती है कि हंट करनी भी चाहिए नहीं। तो मैं कहूँगा ज़रूर, क्योंकि डार्ट जो है वो लार्जेस्ट फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट ओनली फॉर PhDs बट मास्टर्स और सारे डिसिप्लिन्स में, फ्रॉम म्यूजिक, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, बिजनेस, जितनी भी आप डिसिप्लिन सोच सकते हैं, तो वो डार्ट की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है उसमें, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर एंड व्हाट यू डू। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो आपको पता होना चाहिए, डार्ट का एक अपना पोर्टल है और वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव का मतलब ये है कि उसमें इंफॉर्मेशन से लेकर, रिक्वायरमेंट से लेकर, हर चीज़ वहीं पर आपको अप्लाई होगा। आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, वहीं आप रिक्वायरमेंट देख सकते हैं कि मैं एलिजिबल भी हूँ आइदर या नहीं, कंट्री वाइज एंड प्रोग्राम वाइज। और ये बिल्कुल फ्री है। आपने देखा होगा कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जैसे लेट्स से चाइना और US, जहां पर आपको अप्लाई करने के लिए कुछ फी होती है, लाइक $100 और $80। लेकिन यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन की कोई फी नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। और एक और बात मैं बीच में बताता चलूँ कि ये स्लाइड्स आपको आखिर में सर्कुलेट हम किसी तरह कर देंगे, अदिल भाई को मैं दूंगा, तो वो आपको मिल जाएंगे सारे लिंक्स। जी जी बिल्कुल, ये स्लाइड्स आपके साथ उसी ईमेल पे शेयर कर दी जाएगी। प्लस शेयर कर अगर दी आपके जाएगी। क्वेश्चंस है लेट्स से, तो प्लीज टाइप योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्सेस, तो हम एंड में फिर उसको कॉरेस्पॉन्ड करेंगे फिर आपको, इन द तो चैट जो भी बॉक्स, आपको। और जो भी होगा वो आप डायरेक्ट आखिर में आप माइक ऑन करके आप पूछ भी सकते हैं वो Q&A में। तो आपको ये पोर्टल पता होना चाहिए सबसे पहले, इसका लिंक गिवन है। और सबसे अच्छी बात, डार्ट का ऑफिस पाकिस्तान में मौजूद है, इस्लामाबाद में, जिसका नंबर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप मेरा कर्सर देख सकते हैं, टेलीफोन, और इनकी ईमेल भी है। तो ये रिस्पॉन्ड करते हैं टेलीफोन पे। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज़ पोर्टल पे समझ नहीं आती, कि मैं कोई डेडलाइन कोई मिसिंग हो गई, हालांकि ऐसा होता नहीं है, फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप इनको फ़ोन करेंगे सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, और ये रिस्पॉन्ड करते हैं। क्योंकि मेरे केस में काफ़ी इंफॉर्मेशन जब मैं हो जाता था कि मुझे कहीं से नहीं मिलती थी, तो मैं इनको डायरेक्ट फ़ोन करता था और ये मुझे अच्छा गाइड करते थे। तो आप इनको फ़ोन करना है, इनसे पूछना है, और ये आपके लिए ही वहाँ पे मौजूद है। तो ये टेलीफोन नंबर भी है इनका, और आपको सबसे पहले तो इनके पोर्टल पे जाना है और फाइंड स्कॉलरशिप, जैसे कि मैंने एक स्क्रीनशॉट भी रखा हुआ है इसमें। डार्ट स्कॉलरशिप्स पे जाके आप जब देखेंगे ना फाइंड स्कॉलरशिप, तो आपके हर डिफरेंट प्रोग्राम की एक रिक्वायरमेंट के साथ हर चीज़ मौजूद होगी। मतलब आपको पता चलेगा कि आप को करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप, थ्रू आउट आपको लेके चलेगा ये। और जब आपको कोई स्कॉलरशिप मिल जाती है, जैसे मुझे PhD मिल चुकी है, तो उसके बाद भी सारी कॉरेस्पॉन्डेंस इसी पोर्टल के थ्रू होती है मेरी आज तक, फ्रॉम अप्लाइंग इन द पोर्टल एंड देन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डार्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है कि आपका सारा प्रोफाइल और सब चीज़ें इसमें मौजूद हों। अच्छा, तो ये लिंक्स आपको गिवन होंगे, जिसके बाद आप कर सकते हैं इसमें अप्लाई जाके। अब थोड़ी सी जनरल बात कर लेते हैं कि इफ़ यू आर इन योर 5th to 8th सेमेस्टर इन बैचलर्स प्रोग्राम, तो ये सबसे सही टाइम है जो आपको यूटिलाइज करना है टू हंट डाउन एनी स्कॉलरशिप। और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको फॉरेन स्कॉलरशिप हंट करनी ही है, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं रेकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, जो मुझसे पर्सनल भी पूछते हैं आके, वो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो किसी तरह आइल्स को अवॉइड कर दें। मुझसे रिक्वेस्ट भी आती है कि आइल्स के बगैर कोई बताएं स्कॉलरशिप या कोई ऐसी चीज़। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको आइल्स अवॉइड नहीं करना, आइल्स आपको करना है, और इसकी 2 years की वैलिडिटी है। तो आप इसको 5th से 8th सेमेस्टर के, मतलब इतना जल्दी ना करें क्योंकि वो एक्सपायर हो जाएगा। तो मैं रेकमेंड करूँगा 7 से 8 सेमेस्टर में आप आइल्स कर दें, आइडियली 8th सेमेस्टर में, ताकि आपके पास 2 साल का अर्सा हो। तो इससे ये होता है कि जितनी भी स्कॉलरशिप्स होती हैं, जितनी मैंने देखी हैं अपने उसमें एक्सपीरियंस में, 90% को आइल्स चाहिए ही होता है, जिसमें थ्रेशोल्ड होता है कि इधर 6 बैंड्स चाहिए, 6.5 चाहिए, कुछ भी। तो आपको आइल्स करके रखना है एनी हाउ। और अगर स्कॉलरशिप में आइल्स नहीं चाहिए तो एटलीस्ट एम्बेसी या काउंसलेट में आपको लाजमी ऑफिसर्स मांग लेते हैं। तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आपको दोनों चीज़ों में आइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैंने आइल्स खुद तैयारी की थी और 7.5 बैंड्स ले लिए थे। और मेरी स्कॉलरशिप में फॉर PhD 6.5 की रिक्वायरमेंट थी फ्रॉम डार्ट, और ज़्यादातर में होती है।
तो इसलिए मुझे वो हेल्प एक्स्ट्रा एक हेल्प मिली जब सारी चीज़ें काउंट होती हैं, CGPA, पब्लिकेशंस, आइल्स, एवरीथिंग, इंटरव्यूज। तो आइल्स मैंने पहले से किया हुआ था, तो उस वक्त मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। मैं सारा ध्यान फिर प्रपोजल में और इंटरव्यूज में सारी एनर्जी मैंने लगा दी थी। तो आइल्स आपको करके रखना है पहली चीज़। और इसके लिए एक रिकमेंडेशन मैंने लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे E2 आइल्स। तो ये यूट्यूब पे चैनल है, इसका लिंक भी मैंने दे दिया है। तो चैनल्स तो बहुत सारे हैं आइल्स के, अगर आप जाके रैंडम सर्च करेंगे, लेकिन जितना अच्छा मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है, जिससे मैंने खुद सीखा है, वो E2 आइल्स है। इसके पास, और ये खुद टेस्ट देता है हर मंथ, मतलब ये अप टू डेट रहता है फॉर्मेट से, एवरीथिंग। तो आपको इस चैनल पे हर कुछ मिल जाएगा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। आपको कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ आइल्स की फीस पे करनी है। मुझे पता है डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा है, फीस थोड़ी हाई है, 42-48,000, बट स्टिल यू हैव टू मैनेज। लेकिन एकेडमी आपको नहीं जाना, खुद सारा कुछ करके आपको आइल्स कर सकते हैं इजीली। उसके अलावा GRE, अगर आप US के लिए हंट करते हैं तो GRE के लिए अनदर रिकमेंडेशन, GRE 341 विद साद आमिर। सो ही वाज अ लम्स एलुमनाई, और उन्होंने 340 में से 338 समथिंग स्कोर किया था GRE में। तो वो गाइडलाइंस देते हैं हम पाकिस्तान के हिसाब से कि क्या करना चाहिए, बिकॉज ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। तो सबसे रेलेवेंट चैनल GRE पे आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद जो थर्ड मैंने चीज लिखी है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो CV है आपकी। आप किसी भी जगह अप्लाई करते हैं, किसी भी प्रोफेसर को या किसी भी कमेटी को मास्टर्स की, तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन आपका क्या होता है? आपकी CV। और अगर आपकी CV ही इस काबिल नहीं है कि वो फिल्टर से पास हो सके, तो फिर आप मतलब वो इम्प्रेशन नहीं छोड़ पाएंगे जो कि एक होना चाहिए। तो CV बनाने के लिए लिंक दिया हुआ है मैंने। यहाँ पे जाके आपको यूरोपियन फॉर्मेट की एक CV बन जाएगी। आपको सिर्फ डेटा डालना है, आपको अपना तस्वीर लगानी है, और वो खुद फॉर्मेट में डाल के आपको इन दी एंड PDF जनरेट कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अदिल भाई भी अग्री करेंगे एज एज अ टीचर, एज ए लेक्चरर, कि अगर उनके पास 10 डिफरेंट CVs आए और वो उनको नहीं पता स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ फॉर्म Definitely. वो बिल्कुल फॉर्मेट देखे ही आप फैसला कर देंगे कि मतलब हो सकता है कि उसमें GPA बहुत अच्छी हो, CV बेकार हो, लेकिन आपके फर्स्ट इंप्रेशन आपके ज्यादा अच्छा नहीं होगा, और हो सकता है आप कंसीडर भी ना करें उसको फर्दर। तो CV फॉर्मेटिंग बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है जिसको आपको करना है। और मैंने पाकिस्तानियों की CV देखी है, कि मेरी खुद अपनी CV इस तरह की थी कि वो मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड की नहीं थी। देन आई फाउंड वेज टू क्रिएट माई CV, और उसके बाद फिर मैंने देखा कि मुझे रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ, क्योंकि आप ज़्यादातर आप यूरोपियन स्कॉलरशिप की तरफ जाएंगे तो उन्हीं का फॉर्मेट होना चाहिए, ना कि आपने कोई वर्ड अपने बड़े भाई से या दोस्त से लेके उसको चेंज किया और अप्लाई कर दिया। Yeah, ऐसा नहीं, exactly. It should be like very personalized. पर्सनलाइज। आपको आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो एम्बिशंस हैं, वो किसी और की नहीं हो सकती। इट्स नॉट अ डुप्लीकेट प्रोफाइल। तो आपका बिल्कुल पर्सनलाइज्ड किस्म का CV होना चाहिए। जो भी आप हैं, जो भी आपके स्कोर्स हैं, एम्बिशंस हैं, वो उसके अंदर क्लियरली। अच्छा, ऑल्सो सलमान, प्लीज कैन यू, इसमें एक और चीज अगर इसके साथ अगर आप ऐड कर सकते हैं, राइटिंग द राइट ईमेल। प्रोफेसर और स्टूडेंट ईमेल्स इज अ कैटास्ट्रोफी। मैं उस पर बात बिल्कुल करना चाहूंगा। एक टर्म होती है कॉल्ड ईमेल, अगर आपको पता हो। कॉल्ड ईमेल ये होती है कि आप किसी को जानते नहीं हैं, लेकिन उसको कैसे ईमेल करनी है। एक तो वार्म ईमेल है ना, कि आप मुझे जानते हैं और मैं आदिल भाई एक दूसरे को, और हम ईमेलिंग कर रहे हैं आपस में। एक कोल्ड ईमेल है, उसका एक आर्ट होता है ना, कि आप किसी को जानते नहीं है और वो आपको आपकी ईमेल पढ़े लाजमी। तो उसके लिए सब्जेक्ट, मेरा ख्याल है ये तो एक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पे ट्रू। फिर कभी और किसी दिन श्योर बैठ श्योर के श्योर। हम कर सकते हैं कि सब्जेक्ट लाइन क्या होनी चाहिए, बॉडी में क्या होना चाहिए, और अटैच करनी है CV या नहीं पहली ईमेल पे। तो इस पे तो बड़ी डिबेट एक अलग से एक बनता है, क्योंकि वो तो फर्स्ट आपकी, अगर प्रोफेसर को देखा जाए, मैं अपने प्रोफेसर की बात करूं, उसकी रूटीन इतनी हेक्टिक है कि वो आपकी ईमेल खोल के नहीं देख सकता। उसको 200-300 ईमेल्स आती हैं दिन में। तो ऐसा क्या है कि आपकी ईमेल स्टैंड आउट करे उन सब में से? थोड़ा सा ऑफ टॉपिक होने, लेकिन जल्दी से मैं बता दूं, आपकी सब्जेक्ट लाइन इतनी कैचिंग होनी चाहिए कि वो बगैर ईमेल खोले आपको आपकी इंफॉर्मेशन देख ले, और फिर वो क्लिक करे आपकी ईमेल पे।
तो ये अगर टाइम मिलता है तो आखिर में हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं श्योर इसको श्योर, हाँ फॉर ठीक सम है। सैंपल्स। तो दोबारा वापस जाते हैं, सीवी आपकी बन चुकी है, अब आपको आइल्स आपका हो चुका है, 2 चीजें आप कर चुके हैं, अब आपकी पब्लिकेशन है। तो मैं अगर याद करूं, बैचलर्स के दिनों में मुझे तो पता ही नहीं था पब्लिकेशंस होती क्या है, मुझे तो नस्ट आके पता चला था मास्टर्स में। तो अगर आपके पास कोई प्रोफेसर्स हैं, लाजमी बात है वो पब्लिकेशंस करते होंगे कॉन्फ्रेंस में या जर्नल पेपर में, तो आपको उनके साथ अटैच होके एज अ को ऑथर, लाजमी नहीं कि आप फर्स्ट ऑथर के तौर पे पब्लिकेशंस करें, एटलीस्ट एक कॉन्फ्रेंस या एक जर्नल में किसी में आपका नाम आ जाए, जस्ट कि आप दिखाएं अपने एप्टीट्यूड, दिखाएं कि रिसर्च में आप कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करते हैं किसी पब्लिकेशन में। एंड अगेन इटसेल्फ ये अपना ही एक अलग से टॉपिक है, पब्लिकेशंस में किस तरह कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए नहीं। लेकिन अगर आप अदील भाई को जानते हैं, मतलब आपके अगर ये लेक्चरर हैं, एनईडीएंस को कह रहा हूँ मैं सिर्फ, तो अगर आप इनसे पूछेंगे तो ये आपको सही गाइड कर देंगे कि किस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि ये खुद कर चुके हैं अपनी तौर पे। आई थिंक इवन इन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट दे हैव अपॉर्चुनिटी कि वो उस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एक छोटा सा एक कॉन्फ्रेंस पेपर तो पब्लिश कर ही सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा था, मतलब आपको एक कॉन्फ्रेंस ज्यादा, आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है अभी बैचलर्स में कि आप कोई 3 जर्नल पेपर्स कर देंगे या कुछ इस तरह से। आप एक इवन कॉन्फ्रेंस कर दें या किसी एक में को ऑथर बन जाएं, 4th और 5th ऑथर, तो आपका काम थोड़ा सा सही हो जाएगा प्रोफाइल में। पब्लिकेशंस की तरफ जाना है, ये बिल्कुल भी हमारे पास नहीं है अभी आइडिया हमारे स्टूडेंट्स को बैचलर्स में कि पब्लिकेशंस भी कोई चीज़ होती है। मेरे ख्याल से अभी तक इसी तरह है जिस तरह मैं था अपने टाइम पे, तो ये लाजमी है। उसके बाद स्कॉलरशिप नेटवर्क काफ़ी लोग जानते भी होंगे, फेसबुक पे एक ग्रुप है पाकिस्तानी, इसको लाजमी ज्वाइन करें, क्योंकि जितनी हेल्प मुझे यहाँ से हुई है, बल्कि मैं थोड़ा सा एक वाकया भी बता दूं। जब हमारी डाट के इंटरव्यू होने वाला था फॉर माय स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप नेटवर्क के एडमिन हैं वकार बेग, अदिल भाई जानते होंगे ऑफ कोर्स, जी जी जी। जिन्होंने ये ग्रुप बनाया है और बहुत तो उन्होंने हमारे मॉक इंटरव्यूज अरेंज किए कि आप डाट के, आपका इंटरव्यू था हमारा आफ्टर 1 डे और 2 डेज, उन्होंने कहा कि चले मैं आपके इंटरव्यूज लेता हूँ और देखता हूँ कौन कितना कर सकता है। तो वो जो इंटरव्यू था हमारा, मतलब वहां पर उन्होंने हमारी चीजें बिल्कुल सही कर दी थी, जो हमारे मसले थे, कोई चीज थी। तो वहां पे आप अगर जाएंगे तो आपको दुनिया भर के एलुमनाई मिलेंगे पाकिस्तानी, और उसके बाद, अच्छा जी, दुनिया भर के एलुमनाई आपको मिलेंगे पाकिस्तानी जो आपको हेल्प करेंगे स्कॉलरशिप हंटिंग में लेके और डॉक्यूमेंटेशन में, हर चीज में। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने लिंक्स भी दिए हैं इसके। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट नॉट टू डू व्हाइल हंटिंग फॉर स्कॉलरशिप। सो दिस इज अ रेफरेंस फ्रॉम एटॉमिक हैबिट्स बुक बाय जेम्स क्लियर। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो थोड़े ही टाइम बाद हम कहते हैं हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, और हम होते हैं एक्चुअली वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में, कि ये एक वैली आ जाती है जहाँ पे हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते, और हमें लगता है कि हमारा कर्व लीनियर होना चाहिए, कि हम फॉर एग्जाम्पल पहली स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया और फॉरन रिजल्ट, हम जर्मनी में हो या यूएस में हो या चाइना में। इस तरह से नहीं होता, आपको इस टाइम पीरियड को गुजार के, वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से गुजर के ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। तो ये आपको जहन में रखना है कि आप, वाई वी आर कॉलिंग इट हंटिंग, हंटिंग में आपके शिकार मिस होता है, मतलब ये नहीं है कि आप पहला फायर किया और आपको लग गया जाके, ऐसा नहीं होता। तो परसिस्टेंस, ये 2 चीजें, क्योंकि मैं अपनी बात करूंगा किसी और की नहीं। मैंने 70 to 80 डिफरेंट पीएचडीज और डिफरेंट जगहों पे अप्लाई किया था, और आउट ऑफ 70 to 80 आई गॉट 10 or 12 इंटरव्यूज, एंड देन गॉट 4 or 5 सिलेक्शंस। तो आप देख सकते हैं कि रेशो कितना कम है। मुझे तो ईमेल्स भी याद नहीं मैंने कितनी की थी और कहाँ से रिप्लाई नहीं आए थे। तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है और तैयारी पूरी करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप तैयारी के बगैर सिर्फ कोशिश किए जाएं, आप गलत कोशिश किए जाएंगे, रिजल्ट सेम होंगे। ये बात याद रखें। अपने डॉक्यूमेंट्स पे तवज्जो नहीं देंगे, आइल्स नहीं करेंगे, अपने प्रोफाइल को बेहतर नहीं करेंगे, आपको कुछ वो नहीं होगा, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और ड्यूरिंग अप्लाइंग अगर आप कोई काम कर सकते हैं या अपने एक्सपीरियंस को पॉलिश कर सकते हैं, फाइनेंसिस अपनी आपकी मैनेज कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि आप सिर्फ अप्लाई ना करते रहें, साथ साथ कुछ और भी चलता रहे, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डनाइज ना हो और प्रेशर ना है सोसाइटी का।
तो आज के टेक अवेज क्या हैं? आपको सबसे पहले डार्ट पोर्टल पे जाना है। यहाँ पे जर्मनी की तमाम स्कॉलरशिप मौजूद हैं, हर डिसिप्लिन की। आपको जाके देखना है फाइंड स्कॉलरशिप्स में, वहाँ पे मेंशन है हर स्कॉलरशिप। आपको आइल्स और जीआरई के लिए अभी से तैयारी करनी है, आप बैचलर्स में हैं तो, और टारगेट करना है किस सेमेस्टर में आपको कर देना है जीआरई या डार्ट, जो भी है आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से। आपको उन चैनल्स पे जाना है जो मैंने मेंशन किए हैं, आपको मिल जाएंगे आखिर में। आपको यूरोपास पे सीवी बनानी है अच्छी सी, जो आप प्रेजेंटेबल कहीं पे भेज सकें। और आपको कोशिश करनी है कि कोई कॉन्फ्रेंस या जर्नल पेपर में आप प्रोफेसर्स के साथ कोई एक नाम आ जाए कहीं पे, और कुछ सीख लें आप। बिल्कुल सवाल जवाब लेते हैं इसके बाद। और ज्वाइन स्कॉलरशिप नेटवर्क ऑन फेसबुक। तो ये चीजें please go to the last slide. So one thing is still ambiguous for students के just हम डार्ट का जो लिंक है या जो वेबसाइट है उस पर जाकर हम अपनी डिटेल्स एंटर करेंगे और अप्लाई कर देंगे, तो डार्ट आपको खुद से, जैसे फुल ब्राइट आपको कोई यूनिवर्सिटी अलॉट करती है, क्या डार्ट भी ऐसी करती है या यूनिवर्सिटी आपने सेपरेटली हंट करनी होती है? अदिल भाई, इसका जवाब ये है कि हर प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अब So there are प्रोग्राम DART टू प्रोग्राम programs. वेरी करेगा जी। देयर आर डिफरेंट डार्ट प्रोग्राम्स, इवन डार्ट के अंदर उनकी अपनी अपनी डेडलाइंस हैं, अपने अपने तरीके हैं अप्लाई करने के, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। हो सकता है किसी में आपको यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक हो सकता है आपको किसी प्रोग्राम में आपको आपके ऊपर हो कि आप यूनिवर्सिटी खुद हंट करें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप डार्ट के पोर्टल में जाएं, थोड़ा सा जाके वहाँ पे सर्च आउट करें चीज़ों को। आपको बहुत ईजी है, मतलब समझ आ जाएगी फाइंड स्कॉलरशिप्स में जाके। हर प्रोग्राम के एक अलग से टैब बना हुआ है कि ये इस बार इसकी डेडलाइन ये है, रिक्वायरमेंट्स ये हैं, और आप एलिजिबल हैं या नहीं। क्योंकि हो सकता है हर कंट्री के लिए कोई स्कॉलरशिप ना हो, तो आप जाके उसमें अपना कंट्री डालेंगे पाकिस्तान, तो आ जाएगा कि हाँ यू आर एलिजिबल एंड नाउ प्रोसीड। बेसिकली यू आर सेइंग कि दीज आर लाइक प्रोग्राम्स, लाइक एरास्मस के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं जिस तरह से, इस तरह से यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं और उन प्रोग्राम्स में फिर आप अप्लाई करते हैं। उन प्रोग्राम्स में आप अप्लाई करते हैं और ये प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं इनकी। तो आपको रिक्वायरमेंट्स पहले पढ़नी है अच्छे से, अगर आप पूरा उतरते हैं तो ठीक है, वरना आप अप्लाई भी नहीं कर सकते उसमें। तो लेट से अगर किसी प्रोग्राम में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है प्रोफेशनल और आपके पास नहीं है, तो बाकी चीजें पीछे रह गई। अब आपको 2 इयर्स का, हाँ बिल्कुल, आप एलिजिबल ही नहीं है। तो आपको पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना है अपना, उसके बाद मतलब हर चीज गिवन है, गाइडलाइंस। तो पोर्टल में जाके आपके अकाउंट बन जाएगा आपका, बस आपकी फिर एप्लीकेशन भी उधर ही, डाउनलोड भी उधर से होंगे आपके, एप्लीकेशन फिल करके वहीं अपलोड होगी। एवरीथिंग इज देयर। प्रोग्राम्स आर लाइक इन दीस प्रोग्राम्स आर लाइक थ्रू आउट द ईयर, या कोई स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें ये सारे प्रोग्राम्स अनाउंस? जी, तो कुछ प्रोग्राम्स की तो डेडलाइन जैसे पता होती है हमें, और कुछ थ्रू आउट कभी भी ओपन हो सकता है और कभी भी क्लोज। तो आपको यही है कि आपकी हैबिट होनी चाहिए, वंस अ वीक वी शुड गो देयर एंड चेक इट आउट। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। या वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी अपनी हैबिट में हो, ईमेल चेकिंग के साथ साथ ये भी डार्ट पोर्टल। तो अब आप सबसे पहले तो आप अगर कोई सवाल हो तो वो करने में, बाकी मैं क्वेश्चंस लेना शुरू करता हूँ। मैंने तो बहुत सारे फिर आ जाएंगी, तो स्टूडेंट्स के लिए व्हाट अबाउट इफ वी आर अप्लाइंग, आयशा कह रही है व्हाट अबाउट इफ वी आर अप्लाइंग फॉर नॉन थीसिस एंड एमबीए, आई थिंक इट विल be not a requirement any publication switching of the field. So if you maybe if you wanted to say if someone wanted to change the field from maybe engineering background to MBA or a non thesis masters, तो फिर उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी होगी? क्या उसमें भी पब्लिकेशंस चाहिए होंगी और समवट लाइक दैट? देखें, पब्लिकेशंस तो आपका स्पार्क बता रहे हैं ना कि आप में मतलब यू वर क्विक इन योर ब्रेन ड्यूरिंग बैचलर्स, तो वो तो डिपेंड नहीं करता कि आपकी फील्ड चेंज हो रही है, कुछ भी हो रहा है। उनको ये होगा कि आपने कुछ किया है पीछे दूसरों से अलग, तो आपको स्टैंड आउट करना होता है, लाइक एविडेंस, या यू हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम क्राउड। तो वो डिपेंड नहीं करता कि आप फील्ड चेंज करें या कुछ भी। तो इसका आंसर ये है। तो इट विल नॉट हर्ट यू एनी पब्लिकेशन इवन इफ यू आर चेंजिंग योर फील्ड। एग्जैक्टली। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज जो पहले चार्ट एक्सप्लेन कर रहे थे, दोबारा काइंडली एक्सप्लेन कर, जैसा आई थिंक यू इज क्रॉस रेफरिंग टू द प्लेटो कर्व। ओह, दैट Atomic Habits. Yeah, that's an interesting book. Everyone must read that book. Must read this Atomic Habits during your bachelor's period. So this linear curve you see here, and there is an exponential one.
देयर आर 2 डिफरेंट पैटर्न्स। तो लीनियर वाला वो है जो आप समझते हैं क्या होगा, कि आपने टाइम के साथ साथ रिजल्ट्स मिलते जाएंगे और आप बड़े आराम से लाइफ में आगे जाएंगे। ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। आप शुरू करते हैं कोई काम, आपको 0 रिजल्ट्स, इवन इफ यू आर इन योर 5th वीक और 8th वीक, आपको हो सकता है 4 महीने गुजर जाएं, कुछ भी नहीं होगा। देखें यहाँ टाइम के साथ साथ कोई रिजल्ट्स नहीं है। लेकिन जब आप वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, ये जो थोड़ी सी वैली सी बन रही है एक, उसके बाद उधर से गुजरने के बाद जो उधर से गुजर गया उसने नहीं छोड़ा, तो फिर उसको एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर वो लीनियर नहीं होंगे, आपके रिजल्ट्स ज्यादा होंगे कम टाइम में। तो ये है इसका सारा क्रक्स इस चार्ट का। प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, ये जेम्स क्लियर ने बनाया है खुद, जो ऑथर हैं इस बुक के। Exactly. Yeah, that is also not limited to academics, but also in, for एनीथिंग इन योर example, लाइफ। yeah, anything. For example, आप कुछ भी करते हैं, especially in like fitness goals भी देखें तो वो आपके results ही नहीं आते लोगों के, इवन योर, after that. या इवन योर रिलेशनशिप्स, अगर आप किसी के Hmm. साथ रखते हैं तो उसमें भी यही होता है। Yeah, truly agree. तो ये बहुत ज्यादा Next, इंपॉर्टेंट है जी। right. Publications दोबारा explain करते हैं। I think इस पे काफी बात हो चुकी है। Would you like to comment something more on this? Publications क्या होती हैं? I think it's पब्लिकेशंस क्या होती हैं? होता यह है कि अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ काउंटर, सबसे जो भी ऑडियंस है, कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी लैब में, कहीं भी मेरी लेबोरेटरी है, मैं काम कर रहा हूँ और मेरे पास कुछ ऐसे रिजल्ट्स आ गए जो कि बहुत अच्छे हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग रिजल्ट्स हैं, तो मैं उन्हें दुनिया को किस तरह से प्रेजेंट करूंगा? तो हमारे पास 2 ही प्लेटफॉर्म्स हैं, या तो कॉन्फ्रेंसिस में या फिर जर्नल पब्लिकेशंस के थ्रू। मतलब जितनी भी इनोवेशंस आप देखते हैं दुनिया में, वो कहीं ना कहीं पहले जर्नल पब्लिकेशंस के अंदर आती है, उसके बाद वो रियलिटी में कन्वर्ट होती है। तो आपको कोई भी काम होता है ग्लोबली, अगर आपको एक्नॉलेजमेंट चाहिए तो आपको कॉन्फ्रेंसेस और जर्नल पब्लिकेशंस में करनी है। मुझे पता है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, क्योंकि मैं अगर अपने आप को रिफ्लेक्ट बैक टू माय बैचलर्स डेज, तो मुझे भी समझ नहीं आता कि पब्लिकेशंस क्या होती। लेकिन आप गूगल करें इसको जाके, कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशंस, और इवन के आप मुझे भी मैंने ईमेल एड्रेस अपना नहीं दिया, मैं अपडेट करके दे दूंगा। अगर आप मुझसे डायरेक्ट पूछेंगे तो मैं भी आपको गाइड कर सकता हूँ कि पाकिस्तान में कौन सी कॉन्फ्रेंसेज हैं और पब्लिकेशंस। सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने प्रोफेसर, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में should have another compensation like publication, and does experience count in this? क्या experience count? ऑफ कोर्स रेलेवेंट एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं कि आप कहीं पे रिसेप्शनिस्ट हैं, नथिंग बैड इन बीइंग रिसेप्शनिस्ट, बट अगर आपका फील्ड कुछ और है और आप काम कहीं और कर रहे हैं तो वो फिर रेलेवेंसी नहीं होगी उसमें। तो रेलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस ऑलवेज पेज फॉर यू। All right. So Ushna कहती हैं कि would it be okay if someone is willing to apply on 7th semester basis? And what's the procedure? I think ये डिस्कस हो चुका है। नहीं, ये अच्छा सवाल है, मैं चाहूंगा इस पर बात करना, क्योंकि मेरी एक कॉलीग थी, वो मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर में थी, मतलब उनकी हुई नहीं थी उस वक्त, और वो मेरे साथ आज सिलेक्शन के बाद बैचमेट है मेरी पीएचडी में। ओके। शी वॉन डार्ट स्कॉलरशिप एंड शी इज हियर नाउ इन जर्मनी, और लास्ट सेमेस्टर में थी, तो वो सबसे अच्छा टाइम होता है। तो उन्होंने अपनी ट्रांसक्रिप्ट आइडियल टाइम बाद में भेजी थी अपने उसमें डार्ट कमेटी को। हाँ, तो आपने मेरे ख्याल में उसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन भी किया हुआ था कि 5th to 8th semester last 2 years of your bachelor's is very important, are very important. So do not wait for like कि आपका हाथ में आपकी ट्रांसक्रिप्ट डिग्री आएगी नहीं, तो फिर आप जा सकेंगे। ये 1992 नहीं है। बिल्कुल, आपको पहले से बिफोर हैंड आपको प्लानिंग करनी है, आपको एग्जीक्यूशन फेज में होगे फिर आप आफ्टर 8th semester। Yes. Okay. No relocation between, अच्छा ये हो चुका। A1 and A2 will be enough for someone to apply for Germany? A1 to A2, I think for scholarships there is no need for German language requirement. IELTS is enough. और अगर कभी आपको करना भी है तो this is additional like plus point. You mention it in your CV that I am A2 in German language or French or Spanish. तो आपको देखते हैं कि लैंग्वेज एप्टीट्यूड भी है। Yep, it will be a plus point for anyone. Okay, so I think we'll give 10 more minutes and then we'll close it. Yeah. What can be
अच्छा, आपका एक क्वेश्चन हो चुका है, आई थिंक वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहसिन कहते हैं, हैविंग अ ट्रांसक्रिप्ट विद मल्टीपल रिपीटेड कोर्स अफेक्ट्स द एडमिशन और स्कॉलरशिप? मेरे बैचलर्स में मैंने फेल कर दिया था एग्जाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का, और मैं पीएचडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में ही कर रहा हूँ, तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। वाओ, सो दैट इज एक्चुअली द मोटिवेशन। देखें, ये मैटर नहीं करता। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट इज हैविंग अ ट्रांसक्रिप्ट विद, अच्छा ये तो हो गया। आमिना कहती है, इज देयर एनी इंस्टीट्यूट दैट कैन फंड द आइल्स और वी हैव टू गिव इट आवर ओन? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई इस तरह से करता नहीं है कि आइल्स को कोई फंडिंग हो, तो आपको खुद कहीं से कुछ करके फाइनेंस करना है आपको खुद। लेकिन एकेडमी ज्वाइन ना करें, जो एक्स्ट्रा जो पैसे आप जाया करेंगे वो नहीं करें। यूट्यूब का चैनल का मैंने आपको बताया है वैसे भी, और खुद भी आप सर्च करें। मैंने अपना आइल्स 21 डेज में 7.5 बैंड्स के साथ किया था, तो आप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, इजी होता है। और आई थिंक लेकिन आपको एकेडमिक्स करना है, एकेडमिक आइल्स, नॉट जनरल आइल्स, ये भी गलती कर सकते हैं आप। बिल्कुल। आप क्या So it's worth it. There are few agencies in which you can apply and they can fund you the amount for IELTS, but वो opportunities बहुत limited है, और उसमें जितना आप अपना एनर्जी खर्च करेंगे, बेहतर है कि उसको IELTS की प्रिपरेशन में खर्च करें। ये पैसे आपके फिर वापस आ जाएंगे आप जब बाहर जाएंगे। और मेरी एडवाइस ये है कि ड्यूरिंग योर बैचलर्स इवन ट्राई टू डू फ्रीलांसिंग और समथिंग लाइक दिस, फाइनेंस योरसेल्फ फॉर योर IELTS, फॉर योर GRE, डोंट आस्क फॉर मनी टू एनीवन एल्स, खुद करें आप इंटरनेट के टाइम पे। तो ओके, बिलाल कैसे कहते हैं, पब्लिकेशन मींस कंट्रीब्यूशन रिसर्च पेपर विद द प्रोफेसर? ये राइट, बिल्कुल ऐसे ही है बिलाल कैसे, ये हम पहले इस पे काफी बात कर चुके हैं। सो या गेट इन टच विद अदर फेलोज। इफ BE electrical student wants to apply for MS computer, field switch करना चाह रहे हैं, let's say most master program including our prerequisites in electrical, but NED has a very limited subject relevant to the computer engineering compared to the university, can personal projects or subject courses from Coursera can compensate for this deficiency in the coursework if we are going to email professors for research masters da. All right, तो फील्ड स्विच करने का ऑप्शन है इन केस अगर आपके प्री रेक्विजिट्स ना हो और आपने कोर्सेरा पे कहीं आपने किया हो या आपके पास कोई और एक्सपीरियंस हो जो आप करते रहें ऑन योर पर्सनल लेवल। ये डिपेंड करता है आपके पास कितनी अच्छी नॉलेज है जो आप फील्ड स्विच करना चाह रहे हैं, प्री रिक्विजिट नॉलेज कितनी अच्छी है जो आपने खुद, हो सकता है किसी को मिल सकती है स्कॉलरशिप। आप बताएं कि आप करना क्यों चाहते हैं, अपनी मोटिवेशन बताएं, वजह क्या है चेंज करने की। यस, किसी ने कहा है, आपके अंकल ने कहा है कि फील्ड स्विच करो तो वो ज्यादा बेहतर है, इस तरह से नहीं, मतलब ऑर्गेनिक होनी चाहिए वो। या और अक्सर मैंने कुछ और भी फ्रेंड्स से बात हो रही थी तो वो यही कहते हैं कि ये हर जगह प्रॉब्लम आता है, यानी आप फील्ड जब स्विच करते हो ना सिर्फ आपको प्रोफेसर को कन्विंस करना पड़ता है, फिर यूनिवर्सिटी को कन्विंस करना पड़ता है, फिर डीन को कन्विंस करना पड़ता है, फिर इमिग्रेशन को कन्विंस करना पड़ता है कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो अगर आपके पास वाकई इतना सॉलिड जेन्युइन रीजन है विच इज पॉसिबल केस, आपके पास हो सकता है, ऐसे नहीं कि किसी के पास नहीं होता, आपके पास कोई रीजन है तो फिर उसको अच्छे से आप आर्टिकुलेट फॉर्म में अपने पास या तो लिख लें या याद रख लें उसको, फिर वही एक चीज हर बात गए, ऐसा ना हो कि डबल क्रॉस कर दें फिर आप। अच्छा, और आपके पास अपने पास बहुत अच्छा रीजन होना चाहिए सबसे पहले तो स्विच करने का, वरना स्विच करना क्यों है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही ना। अगर आपके पास अपने पास रीजन नहीं है तो आप दूसरों को कन्विंस नहीं कर सकते। All right, so I have heard that। अच्छा, इनकी ईमेल जो है वो देखें आप, इनके नाम के सामने लिखी आ रही मोहम्मद वाहिदी है, तो आप वहीं से कॉपी कर लीजिए। I have बाकी इनकी जो स्लाइड्स मैं शेयर करूंगा उसमें भी इनका कांटेक्ट होगा, you can always get in touch with them. Okay, so quickly moving to the next question. I have heard that in Canada is in dire need of engineers. Oh, I don't know that. But universities in Canada are very selective. इतना आसान नहीं होता वहाँ एडमिशन लेना. So is there a way to ease up admission in Canada via scholarship or any consultancy? Yes, I agree. और on a lighter note मैं कहूँगा कनाडा सबसे आसान तरीका जाने का यह है कि आप शादी कर लें कैनेडियन से। तो वैसे स्कॉलरशिप्स एडवाइस नहीं दे सकते ना। नहीं, ये लाइटर नोट पे मैंने कहा है, वैसे नहीं। all right. और बिल्कुल सिलेक्टिव हैं कैनेडियन यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा एडमिशन देने में और वैसे भी फंडिंग्स में भी, तो मुश्किल है। मतलब मैं
कहूंगा अगर आपको मास्टर स्कॉलरशिप मिल जाती कनाडा की तो मतलब बड़ी बात है। हाँ, और आपके पास और इतने अच्छे ऑप्शन थे सर, जर्मनी में आपके सामने बैठे हैं। जनरल एडवाइस है, पाकिस्तान से एक बार निकलना इजी है, उसके बाद आप कहीं और जाना रिलेटिवली बहुत इजी है। मतलब मुश्किल है, पाकिस्तान से पहली दफा आप जर्मनी आ गए ना, यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। या आप ऑस्ट्रेलिया चले गए तो आप स्विच कर सकते हैं कनाडा इजीली, बट पाकिस्तान से डायरेक्ट आपके आइडियल लोकेशन शायद आपको ना मिल सके। और इन जर्मनी इज अ ग्रेट मार्केट, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बेतहाशा हैं। सो मे बी अगर आप जर्मनी लेट से जाते हैं तो यू माइट नॉट कंसिडर मूविंग टू सम प्लेस अदर देन जर्मनी, बिकॉज़ इट्स अ ग्रेट हब ऑफ वेरी टेक जायंट्स देयर। तो आप वहाँ पे आए। ऑलराइट, चलिए मैं अपनी बातें बाद में कर लूंगा। एज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग टू जर्मनी, सो हाउ टू इंक्रीज योर सिलेक्शन चांसेस। उसको मैं दूसरे के साथ मिला देता हूँ क्वेश्चन को। इज देयर एनी स्कॉलरशिप लाइक दैट इन कनाडा? कैनेडियन स्कॉलरशिप एक दो हैं जो उनकी गवर्नमेंट की है, मैं नाम अभी भूल गया उनका, लेकिन आप लिखेंगे ना पॉपुलर स्कॉलरशिप्स इन कनाडा गूगल पे तो आपके सामने आ जाएंगी। इस तरह की स्कॉलरशिप्स होंगी, लाजमी बात है, हर कंट्री की हैं। जैसे पूरे यूरोप की रासमस है, जर्मनी की डार्ट है, तो लाजमी कोई ना कोई होगी। मुझे अभी इस वक्त पता नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नाम याद नहीं है मुझे। ठीक है, इन जर्मनी में ये सिलेक्शन चांसेस अगर इंक्रीज करने हो फॉर स्कॉलरशिप तो क्या इसका? वही आपकी हर चीज मतलब डिफरेंट डायमेंशंस में आपने काम किया हो, आइल्स भी किया हो, पब्लिकेशंस आई भी। गेस सलमान ने वो बहुत अच्छे थे, वो जिन्होंने एक स्लाइड आखिरी जो शेयर की थी, वो जो चार उन्होंने लिस्ट दी हुई थी कि ये 4 पॉइंट्स पे आपने फोकस करना है, जिस वाज आइल्स एंड सीवी। और तो अगर आप उसको बड़े अच्छे से कर लेते हैं तो आई थिंक यू गेट द हाफ पार्ट। यस, और ऑल्सो के ईमेल आपको थोड़ा सा करना आती हो। यस, टू डू रीच आउट, हेजिटेट ना करें, प्रोफेसर्स को नहीं, ईमेल जरूर करें। इफ यू डू नॉट आस्क आंसर इज ऑलवेज नो। एग्जैक्टली। सो पर्सनल स्टेटमेंट राइटिंग कैसे करनी है, इस पे हम वर्कशॉप एक करेंगे, अभी आगे हमने प्लान की है। ये भी कर सकते हैं डोंट बिल्कुल। वरी अबाउट दैट। सर, इज इट नेसेसरी कि आप जिस चीज पे FYP किया हो उसी पे मास्टर्स करें? नो, सिंपल आंसर इज नो। यस, हाँ, आई थिंक बिल्कुल सही बात है। पीपल चेंज देयर माइंड एंड या चेंज देयर फील्ड्स, या बैचलर इज आई वेरी थिंक ब्रॉड। या बिल्कुल, हमारा मेरे ख्याल टाइम भी खत्म होने वाला है इस पे। ऑलराइट, सो